हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। गाइज, आज है 14 अगस्त और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एससीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे, एनटीपीसी, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो mytuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग, टीबी रोग कितने प्रतिशत मामले आए हैं। फ्रेंड्स, टीबी रोग का जो है, ये मांडविया जो हैं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनके अनुसार टीबी के पूरे देश में कितने % मामले आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं 65%। 65% मामले टीबी के आए हैं। तो गाइज, चलिए देखते हैं। और हर साल टीबी से जो मरने वाली लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में टीबी रोग 65%, ये 15 से 45 वर्ष के लोगों में है। गाइज, 15 से 45 वर्ष के लोगों में 65% टीबी रोग हैं, जो सर्वाधिक आर्थिक उत्पादन जनसंख्या समूह है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ग के लोग होते हैं, ये सभी कार्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है। तो ये जो आर्थिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है, जो 15 से 45 वर्ष के वर्ग के वायु के लोग होते हैं, इन्हीं लोग में ज़्यादातर टीबी के 65% केस देखे गए हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने बताया कि टीबी के 58% मामले ग्रामीण इलाकों में हैं। गाइज, 58% जो टीबी के मामले हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं। क्षय रोग भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। इससे बड़े पैमाने पर रोगियों और समुदाय पर विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय परिणाम होता है। भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के मामलों को ख़त्म करना है। गाइज, इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का मामले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज की पीड़ित होने का पता चला है। गाइज, हाल ही में एंथ्रेक्स निमोनिया के बारे में पता चला है। ये किस देश में पता चला है? तो ये चीन में पता चला है। गाइज, चीन में कोरोना वायरस का भी सबसे फर्स्ट केस आया था और एंथ्रेक्स जो निमोनिया है, इसका भी पता चीन में ही चला है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। चीन के उत्तर में स्थित हेबई प्रांत के चंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और प्रदूषित उत्पादों के संपर्क में आया था। इसी कारण इसे बताया जा रहा है कि एंथ्रेक्स निमोनिया हो गई है और इस व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी राष्ट्रीय उद्यानों में मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, जो सनस्क्रीन जो है, ये इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। वो भी मूंगों का जो मूंगा होते हैं, जो प्रवाल होते हैं, उनके संरक्षण के लिए। गाइस, जानते हैं आप लोग की जो लक्षद्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, ये इनकी जो बॉडी बनी होती है एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। थाईलैंड है, यहाँ पर मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन जो है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में मूंगे का नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मूंगा है इनकी जो आबादी है बहुत धीमी गति से बढ़ती है और ये जो है ये बहुत सारे द्वीप का निर्माण किए हैं। फ्रेंड्स, हजारों करोड़ों मूंगे मिलकर एक द्वीप का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसको नुकसान पहुंचाने वाली जो सन एस्क्रीन है तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। थाईलैंड संरक्षण विभाग के अनुसार सन क्रीम में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लर्वा को नष्ट करता है। जो कोरल है, जो मूंगा है, उनकी लर्वा को नष्ट करता है। प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे हैं। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये हैं शॉन टेट। शॉन टेट को हाल ही में ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज है जिनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शॉन टेट को 9 अगस्त को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम का गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। यह पहली बार होगा जब शॉन टेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग संभालेंगे। शॉन टेट 2004 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया का तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया है। शॉन टेट को द वाइल्ड थिंग के नाम से भी जाना जाता है। वाइल्ड थिंग के नाम से जाना जाता है। गाइस ध्यान में रखिएगा कि जो शॉन टेट है इनको वाइल्ड थिंग के नाम से जाना जाता है। इन्हें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज में एक हैं। ये दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में एयर इंडिया की जो महिला पायलट हैं उनको संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कैप्टन जोया अग्रवाल। फ्रेंड्स, कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये हैं फ्रेंड्स जोया अग्रवाल। जनरेशन इक्वलिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनने पर एयर इंडिया के पायलट बनने पर जोया अग्रवाल ने कहा कि मैं बहुत ही विनम्र होकर यह कहना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र महिला जैसे मंच पर अपने देश और एयर इंडिया के ध्वज वाहक की प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गौरव फील कर रही हूँ यहाँ पर आने के बाद और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनी गई हूँ, नियुक्त हुई हूँ। तो इसलिए इन्होंने ये बयान दिया कि मैं अपने देश की ये नाम आगे बढ़ाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? फ्रेंड्स, लायन प्रोजेक्ट है जो है इस पे 2000 रुपये केंद्र सरकार से मांगी गई। वो कौन सी राज्य की सरकार है? तो गुजरात राज्य की सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की अनुदान मांगी है लायन प्रोजेक्ट के लिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। गुजरात सरकार ने अपने राज्यों के मौजूदा प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, इसकी जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2020 को, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसका घोषणा 1 साल होने जा रहा है 15 अगस्त को। इस प्रोजेक्ट को हाथी प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इसका मकसद है कि ये जो घटती हुई शेरों की आबादी हैं
उसकी संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को ये किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 10 अगस्त 2021 को विश्व शेर दिवस मनाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए एक वीडियो संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की आवंटन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। ये बात बताई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गाइज, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ये बात बताया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रोजेक्ट जो है शेरों के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस गृह सचिव को 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया है? फ्रेंड्स, हाल ही में जो केंद्रीय कैबिनेट है ये अजय भल्ला को 1 साल की सेवावृत्ति विस्तार दिया है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रीय होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। वर्तमान गृह सचिव अजय कुमार भल्ला असम मेघालय के कैडर के 1984 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हैं। भल्ला का कैबिनेट सचिव राजीव गैबा की जगह 22 अगस्त 2019 को नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, राजीव गैबा के जगह पर इनको नियुक्त किया गया है और इनका नियुक्ति 2019 में 22 अगस्त को हुआ था, लेकिन फिर इनकी 1 साल की सेवावृत्ति बढ़ाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस का नया एटा वेरिएंट देखने को मिला है? फ्रेंड्स, हाल ही में ये एटा वेरिएंट भी कोरोना वायरस के आ गया, तो इससे डर जताया जा रहा है कि कहीं एटा वेरिएंट के आने से कहीं तीसरी लहर ना आ जाए भारत में। तो ये पहला केस जो है ये कर्नाटक में देखा गया है। तो गाइस, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सा जगत के विज्ञानों की चिंता बढ़ी हुई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया गया था। फ्रेंड्स, दूसरी लहर में जो है डेल्टा वेरिएंट आया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर का ये संदेह तो नहीं है एटा वेरिएंट के कारण कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। अब कर्नाटक में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट सामने आया है। कर्नाटक के मंगलुरु में कोरोना वायरस के एटा स्ट्रेन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। भारत में अभी तक अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट ही हावी रहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट आ चुका है, अब एटा वेरिएंट भी आ गया है, तो ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेनापति BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल ब्रिगेडियर DB मिश्रा को मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। 10 अगस्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फ्रेंड्स, ये सिक्किम के राज्यपाल जो गंगा प्रसाद हैं इनको मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति के छुट्टी पर रहने के दौरान मिश्रा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के साथ साथ मिजोरम के राज्यपाल जिम्मेदारी भी देखेंगे। मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजपा हेपतुल्ला के छुट्टी पर रहने के दौरान सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की मणिपुर के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्य संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदाता दिवस
कब मनाया गया है? गाइज हाल ही में विश्व अंगदाता दिवस मनाया गया है, तो ये 13 अगस्त को मनाया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। गाइज अंगदाता दिवस भारत में हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है और अंग दान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये अंगदाता दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। हर साल विश्व अंगदाता दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मकसद अंगदान का महत्व लोगों को बताना होता है। अंगदाता और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंदर आता है। फरवरी 1995 से यह कानूनी रूप से लागू हुआ था। इसके बाद 2011 में अधिनियम में संशोधन कर ऊतक यानी टिश्यू को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये सबसे पहला बार इसे पास किया गया था 1994 में ये बना था और ये फरवरी 1995 से लागू है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।